दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह और आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड सही सटीक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लेकर। दोस्तों मिल्क प्रोडक्शन में कैटल फीड का बहुत बड़ा रोल है। हमेशा हम बात करते हैं कि सर कैटल फीड कैसा हो। मुझसे बहुत ढेर सारे लोग पूछते हैं सर किस तरीके से हम पहचानें कि सही उसकी क्वालिटी किस तरीके की हो, उसको क्या खिलाएं। तो मुझे पता है कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड ढेर सारी आपकी क्वेरीज होती हैं और आज मैं इसी प्रकार के एक सब्जेक्ट पर आपसे बात करूंगा कि आप किस तरीके से सिलेक्ट करें एनिमल के लिए कैटल फीड, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें एक्चुअली आप अपने लेवल पे, फार्म लेवल पे आप उसको देखकर पहचान सकते हैं कि वो एक्चुअली आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आखिरी तक इस वीडियो को आप देखें और अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम उन तक भी पहुंच सकें। दोस्तों कैटल फीड मतलब कि डेयरी फार्मिंग में ऑलमोस्ट जो फीडिंग पे जो खर्चे होते हैं वो 70%, 60 to 70% हमारे खर्चे होते हैं, 60 से 70%। उसके बाद भी हम लोग कई बार सोचते हैं कि मुनाफा उतना क्यों नहीं मिल रहा, क्यों ऐसा हो रहा है कि फीडिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है, जबकि हमारा मिल्क प्रोडक्शन या तो वहीं बना हुआ है या उसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमारे जो लॉसेस बढ़ते चले जाते हैं और मुनाफा कम हो जाता है। तो एक डेयरी फार्मर को अपने लेवल पर आहार के बारे में संपूर्ण जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं उसी सिलसिले में बात करूंगा कि जो हम आहार यूज़ करते हैं गाय और भैंसों के लिए, तो उसको किस तरीके से करें। एक्चुअली मार्केट में आप देखते होंगे तो दो तरीके का आहार उपलब्ध होता है पशु आहार। एक तो चूरे के फार्म में, जिसको हम मैस फार्म बोलते हैं, जो चूरे के रूप में आता है, जिसमें वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को उसको ग्राइंड करके, पीस के, मिक्स करके और वो पैक करके फार्मर्स को सेल करते हैं। और एक आता है पैलेट्स के फॉर्म में, गोलियों के फॉर्म में आता है, और उसको वो वहाँ पे फार्मूलेशन के हिसाब से उसकी टेस्टिंग करके, ग्राइंडिंग कर, मिक्सिंग के बाद उसकी पैलेट्स बनाते हैं और उसको स्टीम में ट्रीटमेंट के बाद उसकी पैलेट्स बनाकर कूलिंग के बाद वो पैक करके डेयरी फार्मर्स को उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करें कि मैश फार्म, मतलब जो चूरा के फार्म में जो पशु आहार आता है वो फ़ायदेमंद है ज़्यादा, या फिर जो पैलेट्स के फार्म में जो उपलब्ध होते हैं, जो पैलेट्स जनरली आप देखते हैं मार्केट में जो उपलब्ध होते हैं, वो फ़ायदेमंद हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो मैश फॉर्म है, जो चूरा है, एक्चुअली वो सिंपल, वो कच्चे ग्राइंडेड मटेरियल को मिक्सिंग के बाद आप लोगों को वो बैग में पैक करके दे देते हैं, और ये प्रॉपरली एक्चुअली प्रोसेस्ड होता है जो पैलेट फॉर्म में जो मैं बोल रहा था। तो इसमें अंतर यही है, जिस तरीके से आप घर में रोटियां बनाते हैं तो वो आटे से एक्चुअली रोटियां बनती हैं, और जितना अंतर एक्चुअली आटे और रोटी में है उतना ही अंतर वो चूरा और पैलेट फॉर्म में है। तो आप, अगर मैं कहूँ तो जो रॉ मटेरियल होता है उसको सिंपली ग्राइंड करना, मतलब वो आटा है, और ये जो है इनको मैं रोटी मान सकता हूँ। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना फ़ायदा उसमें है और कितना फ़ायदा ये पैलेट्स में है, क्योंकि ये कुक्ड होता है। तो मैं एक्चुअली उस ग्राइंडेड फार्म जो चूरा होता है उसको मैं बुरा नहीं बोलता, लेकिन डेफिनेटली अगर वो पैलेट्स उसके बना दिए जाएं तो ये फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये एक तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको कुक करके बनाया जाता है, स्टीम में ये पकता है, तो इसका जिलेटनाइजेशन बहुत बेहतरीन हो जाता है। जो भी इसके अंदर जो स्टार्च होता है तो उसका जिलेटनाइजेशन बहुत अच्छा होता है। साथ में क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे इसको बनाया जाता है, तो इसमें अगर कोई माइक्रोब्स होते हैं तो वो माइक्रोब्स भी वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, तो एनिमल्स के लिए भी सेफ़ होता है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो हाई टेम्परेचर पे ट्रीटमेंट के कारण उसकी बाईपास वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती कि फार्मर्स को समझ में नहीं आता, क्योंकि ये पैलेट में है तो इसमें क्या क्या है, कैसे पहचानें, क्योंकि सारी पैलेट्स तो अच्छी नहीं होती हैं, तो उनको कैसे पहचानें। तो सबसे पहले तो आप अपने स्तर पे ये देखें कि ये हल्के भूरे रंग का होता है। अगर ज़्यादा डार्क कलर का है तब भी वो मुझे लगता है कुछ न कुछ फार्मूलेशन में प्रॉब्लम है। अगर वो ज़्यादा ये कड़क होता है
तो कड़क अगर है तब भी वो आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा और फार्मूलेशन में या प्रोसेसिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ये ना ज़्यादा सॉफ्ट हो ना ज़्यादा हार्ड हो, इजीली ब्रेकेबल हो। आप देखें तो ये टूट जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा चूरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर चूरा होगा तो आपने जो प्रोसेसिंग का पैसा दिया है उसका कोई मतलब नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। अगर ये हार्ड है इसका मतलब उसमें हो सकता है सिलिका का स्तर ज़्यादा हो, जो कि एनिमल को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो लेकिन इसमें ये ज़रूर होता है कि 1 से 2% इसमें चूरा होना स्वाभाविक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग आदि में ये होता है। तो उतना चलता है कि चलो उसमें अगर 2-3% के आसपास अगर चूरा हो गया है तो वो कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन उसका ये पैलेट फॉर्म में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जब आप इसको देखते हैं तो ये हल्के भूरे रंग का, और इसकी स्मेल बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब एक प्लेजेंट, इसमें कोई बैड ऑफ स्मेल नहीं होनी चाहिए, कोई बुरी इसमें दुर्गंध नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एनिमल एक्चुअली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और एनिमल मुझे ऐसा लगता है हम लोगों से भी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर उसको कोई भी इसमें ऑफ स्मेल होती है तो वो मुंह हटा लेता है, या उतना पशु आहार नहीं खाता जितना उसको खाना चाहिए। और जब वो अगर उतना नहीं खाएगा तो प्रॉब्लम ये होती है कि वो जब खाएगा ही नहीं तो उसका मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा। तो ड्राई मैटर इनटेक उसका कम हो जाता है। तो हमेशा इसको देखें इसमें कोई फंगस ना हो, मोल्ड ना हो और कोई बैड स्मेल ना हो। तो अच्छी स्मेल के लिए सबसे बेहतरीन होता है आप मोलासेस उसमें ऐड किया जाता है। मोलासेस अगर ऐड होता है तो उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैंने पहले भी बताया है। उससे एनर्जी का स्तर भी बढ़ जाता है, स्मेल भी बहुत अच्छी होती है, एक बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। और मोलासेस मतलब गन्ने का सीरा, कई लोगों ने मुझसे पूछा था उस वीडियो में कि उसको क्या क्या बोलते हैं, तो गन्ने का सीरा भी बोलते हैं, गुड़ की राव भी बोलते हैं, मोलासेस भी बोलते हैं। और वो बहुत अच्छा एक्चुअली इसमें यूज़ होता है। वो कम से कम 10-12% तक कैटल फीड में यूज़ हो सकता है, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर मोलासेस नहीं है तो आप फ्लेवर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे अच्छी स्मेल उसकी होगी और एनिमल अच्छे से उसको खाएगा। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जब ये पकता है तो इसके अंदर जो एनर्जी होती है, जो ग्रेन पोर्शन है या जो राइस के जो भी उसमें मटेरियल यूज़ होता है, उसमें स्टार्च जो होता है, उस स्टार्च का जेलेटनाइजेशन हो जाता है, जिससे उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है और इजीली अंदर जाके घुल जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि उसका जो जब वो डिज़ोल्व जल्दी होगा तो उसको जल्दी एनर्जी अवेलेबल होती है उस एनिमल को, और वो उसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत जल्दी बढ़ता है। तो आपने देखा होगा अगर अच्छी क्वालिटी का कोई पशु आहार है, उसको आप अगर जैसे ही आप उसको पशु आहार ऑफर करते हैं, खिलाते हैं, तो उसके तुरंत बाद उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो उसका कारण ये होता है कि ये ईजीली डिस्पर्सिबल और उसमें डिज़ोल्व होना चाहिए। तो उसके लिए एक्चुअली मैं आपको बता रहा था कि कैसे आप जज करें। तो एक सिंपल सा मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, जो मैं अक्सर मैं करके देखता हूँ या फार्मर के यहाँ जाता हूँ तो उनको करके दिखाता हूँ कि आप इस एक कांच के ग्लास में या बीकर में आप ये पहले थोड़ा सा पशु आहार उसमें डाल दें। डालने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। पानी ऐड करेंगे तो आप इसमें एक देखेंगे कि जो अच्छा पशु आहार होगा, जो कुक्ड होगा, तो ये बुलबुलों के साथ आपको दिख रहा होगा ये धीरे धीरे करके डिज़ोल्व होने लगा। और ये आप देख रहे होंगे कि जो बुलबुलें हैं वो बहुत तेज़ी से उसमें उठ रहे हैं और पशु आहार इसमें डिज़ोल्व होने लग गया है। और ये प्रक्रिया एक्चुअली बहुत क्विक होती है, जो अच्छे से अगर प्रोसेसिंग अच्छी हुई है उस पशु आहार की और उसमें अगर प्रॉपर उसका फार्मूलेशन है, तो आप देखेंगे कि ये डिज़ोल्व होने लग गया। और जैसे ही पशु इसको खाता है तो उसके अंदर इसी तरीके से ये डिज़ोल्व होता जाता है, और जितने जल्दी डिज़ोल्व होगा उतने जल्दी एनिमल को फ़ायदा होगा, उतने जल्दी उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। और इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको कम क्वांटिटी की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसको एनर्जी इजीली अवेलेबल होगी, इसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ चुकी है, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनकी बायो अवेलेबिलिटी जो उसको उपलब्ध होते हैं वो बढ़ चुकी है। जबकि जो
चूरा फार्म में, जो मैश फार्म में जो पशु आहार जो यूज़ करते हैं, कच्चे जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, उसमें ये एकदम से ये रिज़ल्ट देखने नहीं मिलते। तो होता है क्या है कि आप, जैसे हम लोग रिकमेंड करते हैं कि 1 लीटर दूध पर 400 ग्राम पशु आहार, तो हो सकता है अगर ये अच्छा पशु आहार है तो ये आपका काम 300 ग्राम पशु आहार ही उसका काम कर दे। तो आपको हो सकता है कि कम क्वांटिटी उसको खिलाने पर ज़्यादा दूध का उत्पादन मिले। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप एक अच्छा पैलेट फॉर्म ही सिलेक्ट करें। आप देख रहे होंगे इसको, मैं ज़रा सा हिलाऊंगा तो ये पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली आप घर पे करके देख सकते हैं। अगर आप पैलेट फॉर्म में यूज़ करते हैं पशु आहार तो वहाँ पर इसको यूज़ करके देख सकते हैं। और इसका एक्चुअली जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आप जो कुछ खर्चा करते हैं उसका एक बेटर आपको रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, क्योंकि ये ऑलरेडी कुक्ड है, डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी है, पैलेटेबिलिटी बहुत अच्छी है। इसमें एक्चुअली ड्राई मैटर इनटेक की जो प्रॉब्लम आती है एनिमल को, वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि बहुत अच्छे से खाता है एनिमल। तो आप इसको इस तरीके से आप घर पे आप देख सकते हैं। और ये अगर डिज़ोल्व हो गया है तो आप समझ लीजिए कि आपका पशु आहार, अगर ये बहुत जल्दी डिज़ोल्व होता है, जितने जल्दी रिजॉल्व होता है उतना अच्छी उसकी प्रोसेसिंग है, उतना अच्छा उसका फॉर्मुलेशन है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आप जब भी पशु आहार सेलेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ ये पॉइंट्स आपके काम आएंगे। और दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिलता है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी जो क्वेरीज जो कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक आती हैं उनको कवर करूँ, उनके बारे में कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन दे पाऊँ। तो जाइए, ढेर सारे कमेंट्स करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके सामने अगले वीडियोस के माध्यम से। तो यूं ही प्यार बनाए रखिए। जय हिंद।